D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। तमाम मंत्रियों के शपथ ग्रहण करने के 2 दिन बाद पंजाब सरकार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सबसे अहम माने जाने वाले गृह विभाग और कर व आबकारी मंत्रालय मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास रहेगा। हरपाल सिंह चीमा को पंजाब का नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। शिक्षा विभाग गुरमीत सिंह मीतहेर को सौंपा गया है। हरजोत सिंह बैंस को कानून और टूरिज्म मंत्री बनाया गया है। हरभजन सिंह बैंस ईटीओ बिजली मंत्री होंगे। डॉक्टर बलजीत कौर को सामाजिक सुरक्षा और महिला व बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। लालचंद कटारूचक को फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग का मंत्री बनाया गया है। लालजीत भुल्लर को ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया है। ब्रह्मशंकर जिम्पा को वाटर सप्लाई और कुदरती आपदा मंत्री बनाया गया है। सेहत विभाग डॉक्टर विजय सिंगला को सौंपा गया है। कुलदीप सिंह धालीवाल को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। मंत्रियों को साथ में कुछ और विभाग भी दिए गए हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक औपचारिक घोषणा की जाना बाकी है। बता दें कि पंजाब सरकार में कुल मुख्यमंत्री समेत 18 मंत्री हो सकते हैं। इनमें से भगवंत मान मुख्यमंत्री पहले ही बन चुके हैं। 10 मंत्रियों की ओर से शपथ ली जा चुकी है और 7 मंत्रियों की जगह अभी बची है। ये कब बनाए जाएंगे, फिलहाल इसकी कोई सूचना नहीं है। पंजाब के गवर्नर BL पुरोहित ने सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि सरकार घरों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। इससे 80% घरों का बिल जीरो हो जाएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए पूरे राज्य में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आतंकियों और नशे को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के लोग गुड गवर्नेंस और क्लीन पॉलिटिक्स चाहते हैं। पंजाब में बहुत संभावनाएं हैं जहां इस सरकार में सबको सम्मान मिलेगा, सबके लिए नौकरियां पैदा की जाएंगी, महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, किसान खुश रहेंगे। भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। ट्रांसपोर्ट, शराब और केबल माफिया खत्म करेंगे। इसके लिए आयोग भी बनाया जाएगा। My government is committed to give 300 units free electricity to each household in Punjab, with which about 80% household will get zero power bill. Domestic electricity connections which were disconnected due to non-payment of the power bill arrears will be restored. My government is committed to ensure round-the-clock power supply in Punjab. However, since infrastructure upgradation will be required for 24 hours of power supply, it would take some time for implementation. It would take about 2 to 3 years to provide 24-hour power supply. Needless to say, all existing electricity schemes, including free power for farmers and the present rate of tariff for industries, will continue. My government is committed to address the issue of the farmers on priority so that their problems are mitigated. The Annadata cannot feel helpless. My government will make agriculture a profession of dignity and make it profitable. उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। वहां की पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस भी रेगुलेट की जाएगी। SC कम्युनिटी के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री फॉरेन कोचिंग, मुफ्त इलाज दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। वहां भी प्राइवेट अस्पतालों के स्तर का इलाज हो सकेगा। दिल्ली की तर्ज पर क्लिनिक बनाए जाएंगे। लोगों का हेल्थ कार्ड भी बनाया जाएगा। प्राइवेट थर्मल प्लांट और सत्ता में बैठे लोगों का नेक्सस खत्म होगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ बिल ना भरने से काटे घरेलू कनेक्शनों को फिर से जोड़ा जाएगा और पंजाब में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। खेती और पशुपालन को सम्मानजनक और फायदेमंद बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द पॉलिसी भी लाई जाएगी। टीचर्स 10,000 के वेतन में काम कर रहे हैं, उनसे नॉन टीचिंग काम लिया जा रहा है। टीचरों के सभी खाली पद भरे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर पक्के किए जाएंगे। टीचरों को मॉडर्न टीचिंग मेथड सीखने के लिए कनाडा, अमेरिका, फिनलैंड और इंग्लैंड भेजा जाएगा।
और उनसे नॉन टीचिंग काम नहीं लिया जाएगा। टीचरों की प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी पंजाब सरकार शीघ्र ही ले आएगी। लुधियाना, बठिंडा, जालंधर, अमृतसर में सड़कों की सफाई, खराब टॉयलेट की सुविधा और पार्किंग नहीं, वहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज की सुविधा बढ़ाई जाएगी। गवर्नर ने यह भी कहा, पंजाब सरकार 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को प्रति महीने 1,000 रुपया देगी। बुजुर्ग महिलाओं को बुढ़ापा पेंशन के अतिरिक्त यह राशि दी जाएगी। Health and education are bedrock of human and social development and empowerment. My government stands committed to all-round improvements in these two vital sectors. Accordingly, policies will be evolved, implemented to strengthen and expand educational and health infrastructure. My government is committed for creating conducive environment in the education sector in Punjab. Most of the teachers in Punjab have been working for only rupees 10,000 per month from the last 18 years, which was unfair. Teachers used to be assigned non-teaching tasks. There have been huge vacancies of the post of the teachers. For the existing available teachers, there has not been any training for modern teaching methods. My government will make permanent recruitment on existing vacant posts and will formulate a policy for regularizing the jobs of existing outsourced and contractual teachers. To have an impact on the quality of teaching, teachers will be sent abroad for training in modern teaching method in Finland, Canada, USA and England, along with the management institutes of the country. पंजाब के राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें जालंधर के रहने वाले क्रिकेटर हरभजन सिंह, फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक मित्तल, पार्टी के पंजाब सह इंचार्ज राघव चड्डा, लुधियाना से इंडस्ट्रियलिस्ट संजीव अरोड़ा और दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप पाठक का नाम शामिल है। आपको बता दें कि पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह दुलो, सुखदेव सिंह ढींढसा, नरेश गुजराल और श्वेत मलिक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 9 अप्रैल को ये सीटें खाली हो जाएंगी। बाकी 2 सीटों के लिए बलविंदर सिंह भूंदड़ और अंबिका सोनी का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो जाएगा और इन सीटों के लिए चुनाव बाद में होगा। विपक्षी दलों की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदस्यों की घोषणा किए जाने के बाद कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। राजा अमरिंदर वड़िंग ने भगवंत मान को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा है कि उम्मीद है कि आप पंजाब से प्रतिनिधि भेजकर पंजाब और पंजाबियों की आवाज उठाएंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा चुने गए कई उम्मीदवार पंजाब से नहीं हैं। वहीं भुलत से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने राज्यसभा के लिए गैर पंजाबी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने को पंजाब के लोगों द्वारा दिए गए बहुमत का अपमान बताया और यह भी कहा, यह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की परीक्षा है। कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने भी केजरीवाल पर अपने हितों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे लोगों को चुनकर जो कभी पंजाब की राजनीति के लिए खड़े नहीं हुए और कुछ का पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, केजरीवाल का चेहरा दिख गया है। वहीं श्रोमणी अकाली दल बादल की ओर से भी इसकी मुखालफत की गई है और इसे जनता के साथ विश्वासघात बताया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले विधायकों से बैठक की थी। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। केजरीवाल ने विधायकों से 2 टूक कहा था कि वह स्कूलों, अस्पतालों की चेकिंग करें, लेकिन वहां पर किसी से बदतमीजी नहीं करें। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे हमारे कई एमएलए, साथी, विधायक लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं इधर उधर। बहुत अच्छी बात है, मुझे बेहद खुशी है। आप लोग अस्पताल में जा रहे हो, लोकल स्कूल में जा रहे हो, लोकल तहसीलदार के दफ्तर में जा रहे हो, जाओ, खूब जाओ, बहुत अच्छी बात है, यही करना है अपने को। एक ही चीज़ का ध्यान रखो, बदतमीज़ी मत करो। मैंने एक देखा, एक बंदा किसी थानेदार को कह रहा है, तेनू पुट्ठा टांग देंगा। ये भाषा हमें शोभा नहीं देती। ये कहने की क्या ज़रूरत है? अब तो तुम विधायक बन गए,
अब तो मुख्यमंत्री तुम्हारा है, अब तो मंत्री तुम्हारे हैं। तुम चाहो तो 2 मिनट में उनको पुट्ठा टांग सकते हो। जिस दिन टांगने की, अब तो तुम्हारे पास कलम की ताकत है, कलम की ताकत से कुछ भी कर सकते हो। कहने की क्या जरूरत है? अपने मुंह से हमें सबकी इज्जत करनी है, सबकी इज्जत करनी है, विरोधियों की भी इज्जत करनी है, विपक्षियों की भी इज्जत करनी है, सारे कर्मचारियों की इज्जत करनी है। और ये कर्मचारी दोषी नहीं है, कोई डॉक्टर दोषी नहीं है सरकारी अस्पताल का, सरकारी स्कूल का कोई टीचर दोषी नहीं है। अभी तक सिस्टम ही ऐसा था, सारा सिस्टम खराब था। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अफसरों ये भी कहा था कि अफसरों को डराओ मत, इसकी जगह उनसे पूछो कि सुधार कैसे किया जा सकता है। यह बात इसलिए अहम है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी विधायकों और नेताओं के रवैये को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में ये विधायक मोहाली में इकट्ठा हुए थे और अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित किया था और उन्होंने यह भी कहा था कि कई लोग साधारण अतीत वाले हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह कभी एमएलए बनेंगे, इसलिए कभी अहंकार मत करना वरना जनता आपको हरा देगी। उन्होंने यह भी कहा था विधायकों को चंडीगढ़ में नहीं बैठना है, हर एमएलए और मंत्री गली मोहल्ले और गांवों में जाए और लोगों की समस्याएं सुने। कुछ विधायक मंत्री ना बनने से दुखी हैं, हमारी 92 सीटें आई हैं और मंत्री केवल 17 बनेंगे, हमें एक टीम बनकर काम करना है, अपना स्वार्थ और महत्वाकांक्षा छोड़ दो, लालच आ गया तो पंजाब हार जाएगा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मेरा मंत्री बनने का हक था, पिछले वाले यानी कि अकाली कांग्रेस के दौरान भी पैदाइशी मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बारे में सोचते थे, ऐसा ना हो कि अगली बार जनता हमें साफ कर दे। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। मैं पहले दिन का मान साहब का भाषण सुन रहा था जब उन्होंने सारे एमएलएज को कहा था कि चंडीगढ़ में मत बैठना, बहुत सही कहा था। होता क्या है कि जब हम जब बन जाते हैं तो फिर ये घोड़ा गाड़ी बंगला इसकी आदत पड़ जाती है, ये बहुत बुरी आदत है। चंडीगढ़ में बिल्कुल नहीं बैठना। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक एमएलए, हमारी पार्टी का एक एक मंत्री लगातार 24 घंटे जनता के बीच में घूमेगा, गलियों में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, पिंड में जाएगा, लोगों की बातें सुनेगा। मैंने सुना है कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए वो दुखी हैं। हमारी 92 सीटें आई हैं, मंत्री 17 ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने वो किसी से कम है। पंजाब के लोगों ने एक एक हीरा चुन के भेजा है इस बार, एक एक हीरा है। आप लोग एक एक हीरा हो, हर एक में बड़ी अच्छी अच्छी लियाकत है। लेकिन हमें ये 92 लोगों की, 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है। अगर हम टीम बन के काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे, अपनी एम्बिशंस छोड़ देंगे, पंजाब की तरक्की होगी, पंजाब खूब आगे बढ़ेगा। और अगर हमारी एक एक आदमी की इच्छाएं आगे आ गई, मोह आगे आ गया, लालच आगे आ गया, मेरे को ये क्यों नहीं मिला जी, मेरे को वो चेयरमैन ही क्यों नहीं मिली जी, मेरे को ये विभाग क्यों नहीं मिला जी, मेरे को मंत्री क्यों नहीं मिला जी। अगर हम सारे अलग अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, पंजाब हार जाएगा। पंजाब की तरक्की के लिए ज़रूरी है ये 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना, अपने को मजबूत टीम की तरह। उस टीम का लीडर है भगवंत मान। आप सबके लिए मैं बड़े भाई की तरह हूँ, आपको गाइड करने के लिए। लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप के अंदर आप सब लोगों को मिलके एक टीम की तरह काम करना है। सबको जिम्मेदारियां मिलेगी।
अगर कोई मंत्री बना तो वो मंत्री की जिम्मेदारी है, वो कोई बड़ा वो नहीं है, पद नहीं है। किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, सबको जिम्मेदारी मिलेगी। जो जिम्मेदारी मिले, जो भगवंत मान आपको जिम्मेदारी दें, वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, तभी पंजाब की आगे तरक्की होगी। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से, मैं तो इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा डीप में गया था, एक एक कैंडिडेट को मैं जानता हूँ, आप में से सब लोगों को मैं जानता हूँ। 90-95% आप में से लोग हैं जो पहली बार चुनाव लड़े थे। कभी जिंदगी में सोचा था एमएलए बनोगे? नहीं सोचा था। ऊपर वाले का कुछ करिश्मा था कि आपको टिकट मिल गई, आप एमएलए बन गए, लोगों का इतना प्यार मिल गया। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हार गई आपके सामने। घमंड मत करना, आपने नहीं हराया, जनता ने हराया है। कल आप उनकी तरह काम करोगे, जनता आपको भी हरा देगी। कभी घमंड मत करना। तो ये मत सोचो कि अब मैं एमएलए बन गया, अब मैं मंत्री बनूंगा, अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ओर से मंत्रियों को दी गई नसीहत को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में नौकरशाही की राजनीतिक प्रतिबद्धता शासन की एक प्रमुख समस्या रह चुकी है। जब जिस दल की सरकार होती है, कुछ बड़े अफसर अपनी स्वामी भक्ति उसके मुताबिक बदल लेते हैं, वह तक सत नहीं रहते। इसकी वजह से पक्षपात शुरू होता है। तब जख्मों का हिसाब करने के लिए तैयार होती है एक लाल डायरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसी दल विशेष के लिए स्वामी भक्ति रखने वाले अफसरों को सख्त चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैं पहले के शासनों की तरह लाल डायरी नहीं रखता, मेरे पास केवल एक ही डायरी है, हरी डायरी, जिसमें सरकार की नई योजनाओं के बारे में ब्यौरा लिखा है। लाल डायरी रखने वालों की तरह मैं राजनीतिक बदले की भावना से कोई काम नहीं करूंगा। सभी अफसर बिना किसी दबाव के ईमानदारी से काम करें। लोक सेवक के रूप में ईमानदारी पहली शर्त है। इस सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। वह इसलिए क्योंकि जनता ने हमें अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए ही आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुमत दिया है। इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की सेवा करना है। ईमानदार नौकरशाही इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार जो भी योजनाएं बनाएगी उसको लागू करने की जिम्मेवारी अफसरों पर रहेगी। उनकी कार्यकुशलता पर ही सरकार की नीतियों की सफलता निर्भर करती है। इसलिए सिविल और पुलिस सेवा के अफसरों को जनहित का सम्मान करना होगा। आपको यह भी बता दें कि लाल डायरी क्यों चर्चा में आई थी। मार्च 2018 में सुखबीर सिंह बादल ने एक रैली की थी। इस रैली में उन्होंने एक लाल डायरी लहराकर यह कहा था, यह लाल डायरी देखिए, मैं इसमें उन अफसरों के नाम लिख रहा हूं जो अकाली दल के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक कारणों से परेशान कर रहे हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, 5 साल में राजनीतिक बदलाव होता रहा है, लेकिन अफसर अपने सेवा काल तक हमेशा कार्यपालिका का हिस्सा रहते हैं। इसलिए अफसरों को राजनीतिक भेदभाव से दूर रहना चाहिए। उन्हें किसी सरकारी दल के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि 5 साल बाद उन्हें अपने किए का जवाब देना होगा। इस संदर्भ में उन्होंने बठिंडा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम भी लिया था। उस पुलिस अधिकारी पर आरोप था कि उसने कांग्रेस सरकार के इशारे पर अकाली कार्यकर्ता के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था। वर्ष 2019 में एक सर्वे के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब भारत का 6वां राज्य था। 6ठे स्थान पर था। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व निदेशक MC सक्सेना की ओर से यह कहा गया था, पंजाब और उत्तर पूर्वी राज्यों के लोक सेवक देश भर में सबसे भ्रष्ट हैं। आरोप है कि पंजाब में ड्रग और रेत माफिया के तार अफसरों से जुड़े हुए हैं। 2017 से 2020 तक के ड्रग मामले में 47 पुलिसकर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। 17 को सस्पेंड कर दिया गया था। पंजाब में ड्रग माफिया का जाल कितनी मजबूती से फैला हुआ है, ये एक उदाहरण और है, इसे समझाने की कोशिश करेंगे। पंजाब में जगदीश सिंह भोला ने कुश्ती में बड़ा नाम कमाया था। उसने भारत केसरी और रुस्तमे हिंद का खिताब भी जीता था। उसने कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया था। कुश्ती में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए 1998 में उसे अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। खेल कोटा से उसकी पंजाब पुलिस में
डीएसपी के पद पर तैनाती हुई थी, लेकिन जल्द ही ड्रग तस्करों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। अर्जुन पुरस्कार विजेता पुलिस अफसर बना ड्रग तस्कर। जिस साल उसे अर्जुन पुरस्कार मिला, उसी साल उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। 1998 में ही जगदीश भोला को गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। फिर वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। 2013 में पंजाब पुलिस ने जब उसके घर पर छापा मारा तो वहां से 20 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद हुई थी। जब इस मामले में जांच शुरू हुई तो करीब 6,000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। इस मामले में पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला को 12 साल की सजा हुई थी। भोला ड्रग केस में अकाली नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम भी सामने आया था। घटना के 8 साल बाद दिसंबर 2021 में बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। आपको बता दें कि अभी भी बिक्रम सिंह मजीठिया जेल में है और एक बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर इस मामले को लेकर एक नई सिट का गठन कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मजीठिया ने अकाली दल की टिकट पर अमृतसर पूर्वी से चुनाव लड़ा था। नवजोत सिंह सिद्धू भी यहीं से चुनाव लड़े थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की जीवनजोत कौर ने दोनों को हरा दिया। अब पंजाब में राजनीति नई करवट ले चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नौकरशाही को नए ढर्रे पर चलने का हुक्म सुना दिया है। वहीं पंजाब में बिक रहे नशे की रोकथाम के लिए 25 दिन पहले डीजीपी को लिखे पत्र पर कार्रवाई के लिए सांसद गुरजीत औजला ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नाम ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि हम आशा करते हैं कि सीएम मान अब अपने कार्यकाल को पूरी तरह से संभाल चुके होंगे। पिछले महीने डीजीपी वीके भावरा को नशे की रोकथाम के लिए खत लिखा गया था। अनुरोध है कि पंजाब राज्य से ड्रग अपहरण, सट्टा, मनी गैंग और सांठ-गांठ खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्होंने डीजीपी को लिखे पत्र की कॉपी भी ट्वीट की है। पत्र में सांसद औजला ने पुलिस पर नशा बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। सचखंड श्री हरमंदिर साहब श्री दरबार साहब में आज अरदास के बाद सोने की धुलाई और सफाई का काम शुरू हो गया। यह सेवा शिरोमणि समिति द्वारा भाई महेंद्र सिंह मुखी गुरु नानक निष्काम सेवा जत्था बर्मिंघम को सौंपी गई है। बहुत ही अपार बख्शिश ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਜੋ ਧੁਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਧੁਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਦੀ ਵਰਤਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੀਠਾ ਹੈ ਰੀਠੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਧੁਆਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਐਤਕੀ कोविड ਨੂੰ खत्म करके तो फिर ये शुरू करने जा रहे हैं। मल्टी स्टारर और मल्टी लैंग्वेज फिल्म RRR के डायरेक्टर SS राजामौली फिल्म की स्टार कास्ट के साथ सोमवार को अमृतसर श्री दरबार साहब पहुंचे। टीम ने गोल्डन टेंपल में माथा टेका और फिल्म की सफलता की अरदास की। एयरपोर्ट पर इनके फैंस का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। फैंस जबरदस्ती प्रतिबंधित एरिया में घुस गए, जिन्हें अथॉरिटी और सिक्योरिटी ने बाहर निकाला। पंजाब में सिनेमा के प्रशंसकों की लंबी सूची को देखते हुए साउथ फिल्म इंडस्ट्री की इस बहुभाषी फिल्म की प्रमोशन के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। टीम में पद्मश्री फिल्म निर्देशक SS राजमौली, अभिनेता जूनियर NTR और रामाचरण तेजा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। टीम ने दरबार साहब में माथा टेका और मीडिया से बात भी की।
Okay, this is the second time I'm coming to Amritsar, and second I'm coming to Golden Temple. Well, see, when people talk about Bahubali, when they say it's such a big film, you have made the India's biggest film, and you talk about RRR, the biggest film again, somehow a little bit pride comes to the mind. I feel how much ever we don't want to push the ego forward, it comes up. But when you get down the steps of the Gurudwara, you know, all the ego comes down, you become one amongst the people. It is such a nice feeling. I'm so happy to be here again. Second time bringing both my heroes here. First time they come here for the first time. It is such a nice feeling. I'm so thankful to be here. सर बात करनी दीजिए सर. ओके पूछिए अभी पूछिए. No pressure, sir, because we had a great story in our hands. So absolutely there is no pressure. People who came to watch Bahubali, who like Bahubali, I know it's the same kind of feeling that they will get with RRR also. They will be entertained. They will have their high emotions, high roller coaster ride of emotions, and they will be equally entertained by RRR also. Yeah, well, sir, it is based on two freedom fighters. I mean, Punjab is a land who knows everything about freedom struggle, freedom fighters, and these are two freedom fighters from Andhra Pradesh and Telangana, Allur Sitaramaraju and Komram Bhim. But it is not a historical movie. It is a completely fictional tale. It is set in 1920s India. There is patriotism, there is freedom struggle in the behind, but the main story is about friendship between these two guys who played Allur Sitaramaraju and Komram Bhim. This is the story between the friendship between these two people. It's a fantastic tale of courage, friendship, betrayal, and all kinds of emotion that you want to see in a large scale canvas like RRR. Sir, this is like I was saying, this is not a picture of Punjab or Telangana or Andhra Pradesh or Tamil Nadu or Delhi. This is a film about the entire India. Once you start seeing the film, you will connect to the emotions, the Indian emotions that only belong to this great country. Yeah, we asked the holy man inside to render praise for our film. We obliged, we prayed for our film. That is a very, very great thing to happen. Thank you. We feel blessed to be here, and it's such a symbolic place where freedom has been a very integral part of and very courageous part of being a Punjabi. We are very fortunate and blessed, and as you have, I believe Bahubali have done tremendous numbers in Punjab. You guys were very, very graceful, gracious in honoring our films. I hope it happens the same with RRR also. We need all your blessings, and we are happy to be here. Namaskar. आज गोल्डन टेम्पल को आना मेरा पहली बार है. अंदर जाके बाहर आने के बाद मन को बहुत शांति मिली है. पूरा बाबा जी का महत्व है कि आज हमें यहाँ बुलवाना भी उनकी इच्छा से हुई है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे क्षेत्र घूम के देखना मिल रहा है राजमौली सर के वजह से. मैंने ये पूछा कि RRR को भी बाहुबली की तरह अच्छा सा एक बड़ा सा हिट बना दे और सबको शांति मिले, हमारे देश को भी शांति मिले. 25 मार्च को RRR रिलीज होने वाली है, और जैसे बाहुबली को अपनाकर बाहुबली थाली को पंजाबी शुरू करा था, तो वैसे हमारा RRR की थाली भी एक दिन शुरू करवा दे 25 के मार्च के बाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. 133 यात्रियों से भरा जेट बोइंग 737 प्लेन चीन में क्रैश हो गया है. इस हादसे में कितने लोग मारे गए हैं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में हुए विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि उन्हें हादसे के बारे में जानकर गहरा सदमा और दुख हुआ है. नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है. आज के लिए बस इतना ही. कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए नमस्कार.